आज हम लोग क्लास 11वीं का जो रसायन शास्त्र है उसका लेक्चर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो क्लास 11वीं में तुम लोग जो है रसायन शास्त्र जो है जिसको केमिस्ट्री है तुम्हारा, उसका ये पहला लेक्चर है। तो केमिस्ट्री का जो तुम लोग के पास एक मतलब जो कि एनसीईआरटी की बुक आती है वो जाहिर है कि तुम लोग खरीद लोगे। ये लेक्चर हिंदी मीडियम के लिए छात्रों के लिए है और इसमें तुमको आराम से इसमें पढ़ाई कर सकते हो। रसायन शास्त्र का किताब खरीद लो, जो एनसीईआरटी का बुक आता है, बुक वॉल्यूम 1 क्लास 11वीं के लिए है, उसे खरीद लो और उसके साथ साथ उसी के आधार पर बुक की पढ़ाई होगी। उसी बुक के आधार पर तुमको जो ये जो लेक्चर बनाया जा रहा है वो एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही है। एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही जो है जेईई मेंस हो गए या तुमको नीट है, इन सबों के जो प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा बोर्ड में तो सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है ही पूरा सिलेबस, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो इस प्रकार तुम्हारा क्या कहते हैं कि इसलिए एनसीईआरटी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और सभी जगह पर कुछ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, सब में इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जाहिर है कि तुमको सबसे अच्छी बुक है जिसको इसी के आधार पर सारा सब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इसलिए यही बुक को मैं वीडियो में पढ़ा दूंगा। मैं जो लेक्चर तुम्हारा अभी दिया जाएगा जो वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा और इसके नोट्स जो है तुमको वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। इसका नोट्स वगैरह तुमको जो राइट ट्यूटोरियल ऐप है तुमको ये प्ले स्टोर पर, उसमें तुमको मिल जाएगा। उस ऐप में तुमको मेरा लाइव क्लास मिल जाएगा, डाउट सेशन उसमें मिल जाएंगे। उसमें जो तुमको पर्सनल कांटेक्ट का मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें तुम पर्सनल जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो भी हमसे बात कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है उसमें पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे नोट्स भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। तो अब तो हिंदी मीडियम में के जो छात्र हैं जो वो भी इंजीनियरिंग के पर एग्ज़ाम में एडमिशन ले सकते हैं, अब तो उनके लिए भी आ गया है। लेकिन जो छात्र के चाहते हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करें, तो यही सब कंटेंट जो कि हमारा जो कि हिंदी मीडियम है इसको देख करके यही वीडियो तुम जो है लगभग इसी पर इंग्लिश मीडियम में भी तुमको उपलब्ध है राइट ट्यूटोरियल ऐप पर, जो कि तुम्हें प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, उसका अपना पढ़ाई कुछ धीरे धीरे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें पढ़ाई करें, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी थोड़े ज्ञान होता जाएगा और इस प्रकार तुम आगे फिर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो जो छात्र हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक है। और इस प्रकार से क्या हो गया, तुम्हारा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ जैसे तुमको पढ़ाने में सुविधा हो। और जहाँ भी दिक्कत हो तुम हमसे संपर्क करो, जो मैंने ऐप पर बताया राइट ट्यूटोरियल पे। तो इसके साथ तुमको ये वीडियो को हम क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो रसायन शास्त्र में जो सबसे पहला जो आता है, जहाँ से जो कोई भी रसायन शास्त्र है तुमको, तो पहले तो ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ के 3 अवस्थाएँ हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएँ कौन कौन से हैं, इससे यहाँ से प्रारंभ करते हैं इस वीडियो में। ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद तुम्हें चर्चा होगी अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, तो इन सब की चर्चा होगी। इसके अलावा अगर इस वीडियो में हो सका तो हम लोग पदार्थ के कुछ गुण जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ताप, जिसमें डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलना, तो ये सब तुमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस या द्रव्यमान का और भी क्या क्या मात्रक है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो जो कि सामान्य सी जो परिभाषाएं हैं ये सब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। और इसमें जहाँ तक देखते हैं पढ़ाई हो पाती है। फिर इस अध्याय में तुम्हारा जो केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है, तुमको देखो बुक में देखो, रसायन शास्त्र के मौलिक सिद्धांत, बेसिक जो तुम्हारा कंसेप्ट है रसायन शास्त्र का बेसिक डिफिनीशन का आज पहला लेक्चर है। तो आज देखते हैं, लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। पहले ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं जो कि बहुत दिन से पढ़ते ही आए होंगे। तो ठोस, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, जो ताप देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ताप देने पर क्या बन जाएगा, ये द्रव में आ जाता है। कोई भी पदार्थ किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। तो द्रव हो गया। और इसको फिर गर्म करता है, कोई हीट देगा तो ये कैसे बदल जाता है, ये द्रव से क्या बन गया, गैस अवस्था में आ जाएगा। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, इसका इंग्लिश भी लिख लो। इसको क्या कहते हैं, ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिक्विड कहते हैं, LIQUID, लिक्विड। और गैस को तो खैर गैस ही कहेगा, गैस का इंग्लिश गैस ही हो गया। तो इस ठोस को जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक या द्रवनांक कहलाता है।
तो अगर द्रव्यनांक तक इसको गर्म किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये गैस बनेगा। तो द्रव्यनांक क्या होगा तुम्हें, द्रव्यनांक द्रव्यनांक का इंग्लिश में लिख देते हैं तुम्हें, मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई ठोस वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाएगा, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है, द्रव्यनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है। तो जैसे कि पानी का जाहिर है कि याद होगा तुमको, जो ये गलनांक जो तुम्हारा होगा, बर्फ़ कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म गलनांक होता है बर्फ़ का। बर्फ़ को अगर 0 डिग्री पर गर्म कर दो, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा, उसमें अगर गुप्त उष्मा देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देंगे, गलन की गुप्त उष्मा देंगे, तो वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। तो गलन की गुप्त उष्मा क्या हुई, जितना ताप जितना उष्मा देंगे जिससे कि ठोस क्या करेगा, उसको ले करके क्या चीज़ परिवर्तित, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जब आ गया तो उसमें बर्फ़ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। तो 0 डिग्री पर ये जो ठोस बर्फ है उसको अगर गलन की गुप्त उष्मा देंगे, गलन की गुप्त उष्मा के बराबर जो उष्मा देंगे अगर एक निश्चित मात्रा, तो ताप तब तक 0 डिग्री ही बना रहेगा और उसके बाद वह किस में बदल जाएगा, पानी में, द्रव में बदल जाएगा, जो कि पानी में, और इस प्रकार क्या होगा, वो बदल जाएगा। तो जितना कि, लेकिन जब तक कि पूरा ठोस द्रव में नहीं परिणत हो जाता अपने क्वथनांक अपने द्रव्यनांक पर, तब तक उसका जो है ताप में वृद्धि नहीं होगा। जैसे कि ठोस का 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री ही रहेगा इसका ताप बर्फ का, और बर्फ 0 डिग्री पर ही द्रव भी बन जाएगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि जब तक कि गलनांक पर जो 0 डिग्री है बर्फ के लिए, तक गुप्त उष्मा में नहीं देंगे, जब तक गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा देंगे तब ये जाके 0 डिग्री पर कौन सी बदल जाएगा, द्रव में बदलेगा, प्राणी बदलेगा। तो 0 डिग्री पर दोनों रह सकता है। उसी प्रकार से अब हम लोग इसका बात करते हैं, जब ठोस से द्रव बन गया, द्रव से क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी उष्मा देना पड़ता है, हमको हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, जो कि क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कौन सा हुआ, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक। क्वथनांक का जानता होगा, क्वथनांक, इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई द्रव, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यहीं से लिख दो, जिस ताप, वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिणत हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो जिस ताप पर क्या होगा, तुमको कोई द्रव जो है गैस में परिणत हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, परिणत हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये तुम्हारा क्वथनांक हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट।
अब है तुमको इसमें भी जाहिर है कि द्रव को भी वही बात है कि अगर इसको वाष्पीकृत करना है तो वाष्पन का गुप्त उष्मा देना होगा, नहीं तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी हो, 100 डिग्री पर क्या होगा तुम्हारा भाप भी हो सकता है, वाष्प जो कि हम लोग कहते हैं, जो कि भाप जो हम लोग बनाते हैं, जब कि गर्म करते हैं तो देखते होगे पानी का जल वाष्प बन जाता है। तो जल वाष्प भी हो सकता है 100 डिग्री पर, और कौन हो सकता है, पानी भी हो सकता है, वाटर वेपर। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्वथनांक पर जाकर के क्या होगा, द्रव किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। तो ये तुम्हारा हो गया, द्रव किस में परिवर्तित होगा, क्वथनांक पर, गैस में। तो इस प्रकार क्या तुमने देखा कि ये तुमको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये ताप की मदद से हम लोग कर सकते हैं परिवर्तित। लेकिन हर का पदार्थ का द्रव्यनांक क्वथनांक ये सब तो अलग होता है। दूसरा इसी का उल्टा भी प्रक्रिया है, अगर हम इससे उष्मा गैस से क्या निकालें, उष्मा निकालें, इसको द्रवीभूत करें, कंडेंस करना जिसको कहते हैं, तो ये क्या होगा तुमको, ये ठोस, इसमें उष्मा अगर निकाल लेंगे गैस से, तो अगर गैस से तो द्रव बदल जाएगा, फिर द्रव से क्या हो जाएगा तुमको, ये क्या बदल सकता है, और उष्मा निकालें तो ये क्या बन सकता है, ठोस बन सकता है, उल्टा प्रक्रिया हो सकता है। ये सब जो प्रक्रम है, कैसा प्रक्रम है, ये भौतिक प्रक्रम है, जो कि जो अवस्था में परिवर्तन होना, ये कैसा प्रक्रम है, भौतिक प्रक्रम है, जिसको कि हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा हो गया, अब जैसे इसमें देखो, इसको जैसे तुमने कहा कि ये ठोस किस ताप पर पिघलता है, दैट इज जिस ताप पर पिघलता है उसका नाम क्या है तुमको, गलनांक या द्रव्यनांक, या गलनांक भी इसको कहते हैं या द्रव्यनांक कहते हो। और ये जिस ताप पर क्या होता है, द्रव गैस बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्वथनांक कहते हैं। अब उल्टा है, अगर जिस ताप पर तुमको क्या होगा, ये ठंडा होकर संघनित होकर के क्या बन जाए, द्रव बन जाए गैस, तो संघनन हो गया ये प्रक्रिया। ये था वाष्पन, इससे बन रहा है, तो ये क्या होगा तुम्हारा प्रक्रिया, वाष्पन, ये वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ये क्या हो रहा था, संघनन, कंडेंसेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या थी, ठोस से द्रव बन रहा है तो ये गलन या द्रवण, और द्रव से जब गैस बन रहा है तो क्या हो गया ये, तो मतलब इसको हिमांक कह सकते हैं। गैस से ये प्रक्रिया क्या होगी तुमको, द्रव से बदल रहा है कौन सी में, ठोस में बदल रहा है, तो इसको जमना कह सकते हैं, ये जम रहा है, द्रव जम के क्या बन रहा है, बर्फ बन रहा है। ये उष्मा देते जाओगे तो ये तुमको पहले क्या होगा, द्रव ठोस है, उसको जब हमने क्या किया, उसको गलाया, उसको अपने कहाँ पर गलेगा, वो द्रव्यनांक पर जाकर के या गलनांक पर, तो वो द्रव बना। द्रव जब क्वथनांक पर पहुंचा तो क्या हुआ, वाष्पन हुआ, जिससे कि ठोस गैस बन गया, जो गैस बना। गैस को जब ठंडा के संघनन किए तो क्या बन गया, द्रव बन गया। द्रव को जब जमाए तो क्या बन गया, ये ठोस बन गया। इस तरह से ये प्रक्रिया क्या हो गई, ये जो तुम्हारी पूरी प्रक्रिया ये भौतिक प्रक्रम है। ये यह किसका है, ये अवस्था परिवर्तन भौतिक प्रक्रम का एक उदाहरण है। तो ये दो तरह के प्रक्रम भी होते हैं। एक प्रक्रम होते हैं क्या चीज, जो कि भौतिक प्रक्रम, भौतिक परिवर्तन जिसको कह सकते हो, भौतिक परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और एक है तुमको तो अवस्था परिवर्तन। इसका उदाहरण हुआ अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन किसका उदाहरण है, अवस्था परिवर्तन इसका एक उदाहरण हुआ। अवस्था परिवर्तन भौतिक प्रक्रम का, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हुआ। तो जिस प्रक्रम में क्या हो सकता है, भौतिक प्रक्रम कौन सा है, जिसमें कि कोई पदार्थ का कहते हैं पुनः काट दे, जैसे कोई वस्तु है, लकड़ी है, उसको काट दिए। जब आप लकड़ी को काटे तो लकड़ी ही रहेगा, उसका कोई उसमें फिर कोई भी उसमें उसके रसायन में कोई उसके कंस्ट्रक्शन में उसके जो है जो आकार भले बदल गया उसका, लेकिन केमिकली दोनों में क्या है, एक ही चीज है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, जो कि भौतिक प्रक्रम। और रासायनिक प्रक्रम कौन गया, जिसमें कि रसायन ही बदल जाए। जैसे लकड़ी है, उसको जला दो तो वो कार्बन अलग चीज बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। तो ये प्रकार से इस प्रकार से परिवर्तन क्या हो गया तुम्हारा, दो तरह के हो गए। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, जिसमें कि फिर से पदार्थ को पुनः उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकें बिना रासायनिक प्रक्रम के, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे अवस्था परिवर्तन तुम्हारा क्या है, ये तो भौतिक प्रक्रम है। कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है रासायनिक प्रक्रम का, जैसे कि लकड़ी को जला दिए, तो लकड़ी को जब जला दीजिएगा तो वो उसमें एक नया रसायन प्राप्त हो गया, रासायनिक रूप से एक अलग पदार्थ बन गया, तो वह क्या हो गया, एक रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण हो गया। और ठोस द्रव गैस को एक दूसरे तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हो। ये भौतिक प्रक्रम रासायनिक प्रक्रम का भी कुछ चर्चा कर दिए। ठोस द्रव गैस में इसमें जो अवस्था परिवर्तन है, यह ताप के साथ साथ उसके बीच में, तो हर वस्तु का तो देखते होगे, हर पदार्थ का अलग गलनांक है, अलग क्वथनांक होता है। तो यह किस पर निर्भर करता है,
पदार्थ का, हर पदार्थ का ऐसा नहीं है कि ठोस है तो सबका द्रव्यमान एक ही है, सबका क्वथनांक एक ही, ऐसा नहीं होता। तो फिर यह किस बात पर निर्भर करती है? ताप। तो यह जो है, अगर ये ठोस पदार्थ जिसके कि अंतर आणविक बल, एक अणु से दूसरे अणु को जोड़ने वाले बल अगर ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसके बीच में बंधन जो है ज़्यादा मजबूत है, अगर जो अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंग्लिश में उसे कहते हैं, तो वह पदार्थ क्या होगा, ठोस अवस्था में रहेगा और उसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। तो किसी चीज़ का जो अवस्था है वह दो बात हुआ, एक अंतराण्विक बल, उसके अणु के बीच में कैसा बल है, और जो ताप है वहाँ पर उस समय, इन दोनों के इंट्रैक्शन कहते हैं उसको, इन दोनों के एक दूसरे में परिवर्तन, दोनों की ही चीज़ इसको अवस्था को निर्धारित करते हैं। कौन कौन चीज़? उनके अणुओं परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल, उसके बाद तुमको हो गया कि जो अभी ताप है, यह दोनों के इंट्रैक्शन के द्वारा किसी पदार्थ की अवस्थाएं तय होती है। अगर अंतराण्विक बल मजबूत है तो अंतराण्विक बल के बारे में, जैसे कि तुम जब केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, क्लास 11 में, क्लास 11 में ही तुम पढ़ोगे, एक है चैप्टर जिसके कहते हैं द्रव्य की अवस्था, जिसमें हम लोग गैस और क्या कहते हैं द्रव्य को पढ़ते हैं इसमें, जो कि क्लास 11 में है, और एक 12वां में तुमको ठोस अवस्था अलग से दिया हुआ है क्लास 12 में। तो तुम्हारा जो पहला अध्याय है, तो इस प्रकार तुम जो तीनों को अलग अलग फिर पढ़ोगे, तो उसमें ये देखो कि अंतराण्विक बल की भी पढ़ाई होगी, रासायनिक बंधन में बंधन की भी पढ़ाई होगी तुम्हें, और ये बल बताइए, देखो इस अणु में ऐसा तरह का बहती, ये मजबूत है, और इसीलिए इसके द्रव्यमान क्वथनांक आप आराम से उस समय तक अनुमान लगाने लगेंगे कि अच्छा इसमें अंतराण्विक बल मजबूत है, इसका मतलब है कि ये जो है इसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। तो इस तरह से आप एक अनुमान कर पाएंगे जब रासायनिक बंधन पढ़ेंगे। और मैंने कहा पदार्थ की जो द्रव्य की अवस्था है, जिसमें अंतराण्विक बल के बारे में पढ़ाई होगी, जिसके प्रकार होते हैं बहुत से, नाम में कुछ बोल देता हूँ, नाम जितना याद रखो। एक होता है लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। दूसरा अंतराण्विक बल का नाम होता है द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल इंट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण बल, डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स, हाइड्रोजन बंधन। तो ये सब जो है अंतराण्विक बल के नाम है, जो कि अभी नहीं बहुत लोग जान रहा होगा। तो जैसे पढ़ेगा तो अंतराण्विक बल, तो अंतराण्विक बल जिसका मजबूत होगा, जिस ठोस का, उसका द्रव्यमानक भी और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है उसका। और जिसके अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं वो क्या होता है, अधिकांशतः मतलब गैस अवस्था में पाया जाएगा, अंतराण्विक बल कमजोर है। तो एक चीज जो हम लोग कहते हैं, जो ठोस अवस्था में सामान्य ताप दाब पर पाया जाता है, इसको नोट कर लो। इसके बारे में, ठोस के बारे में थोड़ा सा कुछ और गुण लिख दे रहे हैं, इसको नोट करो, इसको फ्रेम में, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। और इसके बाद इसमें ठोस के बारे में थोड़ा सा, अब इसके गुण के बारे में लिखते हैं। इसमें अंतराण्विक बल किसमें मजबूत होता है, किसमें कमजोर होता है, जानते भी होगे, सब तो पढ़ते आए होंगे, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला क्लास है तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी हो जाएगी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाई भी आपका आगे बढ़ते जाएगा, कुछ मौलिक जानकारियाँ तुम्हें दी जा रही है। तो अभी जो तुम्हारा बात कर रहे थे कि ठोस के बीच का अंतराण्विक बल किसका होता है मजबूत, ठोस में अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अंतराण्विक बल मजबूत होगा, द्रव में उससे कमजोर, गैस में उससे कमजोर। और एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी, अगर अंतराण्विक बल मजबूत है तो वो दूरी क्या होगा, दोनों को आप ज़्यादा आकर्षण बल से खींचेगा तो उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठोस के अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, और द्रव में उससे ज़्यादा, ठोस में उससे ज़्यादा, गैस में उससे ज़्यादा दूरी। तो अंतराण्विक बल क्या होगा इसमें सबसे मजबूत, इधर से लिख देते हैं, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल क्या होगा, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत। इसमें क्या होगा, द्रव में क्या होगा, ठोस से कमजोर, ठोस से कमजोर। गैस में क्या होगा, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर। ठोस हो गया, अंतराण्विक बल हो गया, अंतराण्विक दूरी,
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो ठोस में क्या होगा तुमको, अंतराणुविक दूरी। ठोस में सबसे कम, सबसे कम, ठोस से अधिक, अणु के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा होते जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक होती है, गैस में सबसे अधिक होगी। तो ये तुमको दूरी हुआ। इसका जो है कोई आकार क्या होता है, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन, इसका क्या होगा, ठोस का आयतन इस नियत होता है, ये बदलता नहीं है आयतन। द्रव का क्या होता है, नियत, ये भी नियत होगा, ये नियत नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं है, इसका निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, नियत या निश्चित नहीं है। इसका जैसे कि क्या हुआ कि आयतन, इसको जिस वस्तु, इसका आयतन कहीं भी रकम है तो अस्थिर ही रहेगा, और इसको जिस बर्तन में रख दोगे उसका आयतन ये ले लेगा। आकार, आकार भी क्या है, इसका निश्चित है, जैसा आकार होगा वही रहेगा। इसका आकार निश्चित नहीं है, जिस बर्तन में रखेंगे, जैसे कि पानी को एक मग में रख दें तो मग के जैसा हो जाएगा, मग के आकार का, बाल्टी में रखें तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, इसका भी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ये तुम्हारा जो है कुछ ठोस द्रव गैस का कुछ गुण का बारे में लिख दिया गया, जो तुम लोग जानते ही रहे होगे। जैसे जैसे अणु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे ठोस है तो अणु की दूरी के बीच की दूरी कम है, उसको गर्म करेंगे तो अणु के बीच की दूरी बढ़ेगी, द्रव बदल जाएगा। फिर अणु के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी तो गैस बन जाएगा। लेकिन जिसमें अंतराणु बल ज़्यादा मजबूत है तो उसको बनाना क्या होगा, उस ठोस को ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद जो है तुमको सबसे क्या कहते हैं, इसके बीच का जहाँ तक आकार का बात है, तो आकार तुम्हारा क्या होता है, ठोस का जब एकदम अंतराणु बल मजबूत है तो एकदम दृढ़ भी होता है, इधर उधर खिसका नहीं पाएंगे आराम से, तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। लेकिन द्रव है तो उसका जो है आयतन तो निश्चित होता है, जिस बर्तन में रख देंगे 1 लीटर तो वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा, 1 लीटर ही रहेगा, तो आयतन निश्चित हुआ, लेकिन आकार क्या हो जाएगा उसका, जिस बर्तन में रखेंगे उसका हो जाएगा। लेकिन गैस के संदर्भ में क्या है, अगर यहाँ पर जैसे सिलेंडर में रख दिया फिर गैस, तो आयतन उसका सिलेंडर का हो गया, और जैसे कि जितना अगर जितना भी उसका आकार भी सिलेंडर का हो गया। लेकिन वही जब क्या होगा, इस रूम में पूरा फैला दें, पैक रखें, तो ये पूरा रूम में फैल जाएगा, तो उसका आयतन भी रूम का हो जाएगा और आकार भी किसका हो जाएगा, आयतन पूरा आकार रूम का आयतन हो जाएगा और आकार भी किसका हो जाएगा, रूम का हो जाएगा। तो उसका कोई भी निश्चित आकार आयतन नहीं है। तो ये बात ठोस द्रव गैस का समझ में आ गया होगा। भौतिक और रासायनिक प्रक्रम की मैंने चर्चा कर दी। तुम किताब में जब पढ़ोगे, जो कि एनसीईआरटी बुक का जो तुम्हारा शुरुआत का पेज है, उसमें इसको नोट डाउन कर लो, इसको वीडियो को रोक के, और जो है तुम शुरुआत के पन्नों में पढ़ोगे, देखो शुरुआत में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी बुक में तुम काफ़ी अच्छी बुक है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। मैंने समझा दिया, तुम्हें समझ में भी आएगा। जहाँ दिक्कत हो पढ़ने में, नहीं समझ में आवे जो वाक्य, हमसे जो है संपर्क कर सकते हो ऐप की मदद से, और इस प्रकार क्या कर सकते हो, तुम अपने पढ़ाई को आगे कर सकते हो जारी, और पढ़ने का कोशिश करो इसको, देखो बुक में। और अब जो आते हैं ये ठोस द्रव गैस, ये तो तुमको लगभग पहले सुनता भी आया होगा, कुछ नया जानकारी अगर होगी तो थोड़ा सा जानकारी जुट गया होगा। एक जिसमें कि एक बताया कि ठोस द्रव गैस में कैसे एक से दूसरा परिवर्तन होता है, गलन की गुप्त उष्मा देते हैं तो ठोस से द्रव बदल जाता है द्रव्यमांक पर, और वाष्पन की गुप्त उष्मा जब देते हैं तो द्रव जो है क्वथनांक पर क्या चीज़ बदल जाएगा, गैस में बदल जाता है। तो इस प्रकार इसका तुमको समापन, इसका मतलब ठोस द्रव गैस का हो गया। अब दूसरा आता है परमाणु अणु। परमाणु के बारे में सुना होगा, जिसका है परमाणु क्या है, पदार्थ का छोटा से छोटा कण है, जिसका कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ये सब तो परिभाषा पढ़ा होगा। तो परमाणु क्या हो गया, परमाणु। तो परमाणु हो गया पदार्थ का छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है,
जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तथा जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु का जैसे तुमको है, परमाणु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नाम तो सुना ही होगा। परमाणु कौन कौन है? परमाणु का नाम सुना होगा। उदाहरण जैसे सोडियम है, संकेत सोडियम का याद होगा, क्या है रे? Na है। कार्बन का C इत्यादि लिख देते हैं। ये सब तुमको बहुत सा नाम याद होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो बहुत से तत्व, बहुत से परमाणु है भी जिसका कि नाम सुना होगा। इसके बाद है तुमको अणु। अणु का अंग्रेजी क्या होता है? अंग्रेजी हो गया इंग्लिश मॉलिक्यूल, MOLECULE, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होगा तुमको? दो या अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे हो गया तुमको जल, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो इत्यादि कह सकते हो। इसमें 2 या 3 से परमाणु है, जैसे कार्बन का है, ऑक्सीजन का 2 1 3 परमाणु है, जल में भी 3 परमाणु है। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये सब अणु हो गए। अब इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा एक अणु परमाणु के बाद तत्व क्या है? तत्व क्या है कि तुमको एक ही तरह के परमाणु से जो मिलकर बनता है वो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाता है। एक ही तत्व के परमाणुओं के द्वारा निर्मित एक ही प्रकार के सारे जिस पदार्थ के सभी परमाणु एक ही प्रकार के, जिस पदार्थ के सभी परमाणु एक ही प्रकार के हों, वह क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो तत्व का यहीं पे लिख देते हैं। देखो, तो इसी तरह से जैसे कि तुमको अब जैसे कि मान लो यहाँ परमाणु है, तो इसी को जब बहुत से परमाणु एक जगह पर रहेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। तो फिर अब परमाणु बन जाएगा। जब बहुत से एक ही तरह के परमाणु है तो वो क्या हो जाएंगे? तत्व कहलाएंगे। तो परमाणुओं के जो है, तो एक तरह से क्या हुआ, जैसे कि परमाणु तो बहुत छोटा होता है, तो जो तत्व हम लोग जो दैनिक जीवन में देखते हैं कोई चीज को, तो उसमें बहुत से परमाणु रहते हैं, तो उसको हम लोग तत्व कह सकते हैं, जो बड़े आकार पर देखते हैं हम लोग। और जो सूक्ष्म आधार पर आकार में जब देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब देखते हैं, तो उसे परमाणु कहेंगे। जब वही बहुत से परमाणु जब एक साथ आ गए, जो कि हम लोग को दैनिक जीवन में आंख से दिखाई पड़ेगा, और परमाणु तो बहुत छोटे होते हैं जिसको आंख से देख नहीं सकते हैं,
तो जो कि दैनिक जीवन में हम लोग को दिखाई पड़ता है वो क्या हो गया तुम्हारा, वो तत्व हो गया जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, और जब उसके जो छोटे रूप हो गए वो परमाणु हो गए। और उसी प्रकार वही संबंध तुमको अणु और यौगिक में भी है। अणु क्या हो गया तुमको, अणु हो गया जैसे तुम्हारा क्या चीज जो कि बहुत छोटा है, जिसको आंख से उसमें उसको भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत से अणुओं के मिलने से क्या बन जाएगा, बहुत से अणु जब एक जगह पे मिले, जैसे हम लोग पानी का ग्लास है तो उसमें पानी के बहुत से अणु हैं तो वो यौगिक हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया कि तत्व जो है तुमको बहुत से तत्व किसका, एटम का समूह, जो कि एटम के समूह है वो तत्व बन गए। तो इसको लिख देते हैं, इसको नोट कर लो, तत्व इसको मिटा के लिख देते हैं। तो सारा तुमको तो यहीं से शुरू होता है, सारा केमिस्ट्री का प्रारंभ जब है, जाहिर है कि जब पढ़ाई होती है तो तत्व यौगिक मिश्रण यहीं सबसे पढ़ाई होती है। और उसके बाद तुमको जो है तत्व क्या होगा तुम्हें, एलिमेंट। एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित द्रव्य जो कि हम लोग देखते हैं, निर्मित द्रव्य तत्व कहलाते हैं। तो जितना प्रकार का परमाणु है उतने प्रकार का तत्व होगा। जैसे कि सोडियम का बहुत सा परमाणु हो गया तो सोडियम के क्या बने, सोडियम तत्व बन जाएगा। ये सोडियम का तत्व हो गया, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या हो गया इत्यादि। तो ये जाहिर है कि ये क्या होगा, जब छोटे जब एक है तो मैंने एक जब एक छोटा सा देखें तो परमाणु हो गया, जब बड़े आकार में उसी को बहुत सा परमाणु वहां पे है तो तत्व हो गया। ये तो किससे निर्मित हो गया ये तत्व। तो यही समझ में आ गया कि सोडियम क्या है, कोई पूछ दे तो सोडियम परमाणु भी है और बहुत से परमाणु मिल गए तत्व भी हो गया वो। तो ये समझ में आ गया होगा। यही संबंध किसमें है, यौगिक में है। यौगिक का इंग्लिश क्या हो गया तुम्हें, कंपाउंड। कंपाउंड अणुओं के समूह को यौगिक कहते हैं। सामान्य परिभाषा दे दी है, यौगिक कहते हैं। मानी अणु बहुत सा मिलते जाए, जैसे किसका अणु मिल जाए, जैसे जल का अणु है तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है तुमको, यौगिक का जल भी हो जाएगा। जल में क्या है, जल के बहुत से परमाणु अणु मिल गए तो ये जल हो गया। तुमको जैसे क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद होगा, क्या होता है H2SO4। तो ये क्या होगा तुमको, H2SO4 एक यौगिक है। तो इसमें कौन कौन तत्व हैं, इसमें 3 तरह के तत्व हैं, H हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, सल्फर मतलब गंधक जिसको होते हैं, ऑक्सीजन, 3 तरह के तत्व हैं। और एक तत्व ये एक परमाणु, इसमें कितने 3 तरह के परमाणु भी हैं। जब हम लोग छोटे स्तर पर देखेंगे तो इसको अणु कर सकते हैं। इसके अणु में कितने परमाणु हैं, एक 2 H का, एक S का, 3 हो गया, 4 O का, तो 7 परमाणु हैं। तो इसके अणु में 7 परमाणु हैं तो ये तुम्हारा अणु हुआ। और इस प्रकार से क्या हो गया, ये जब बहुत से अणु इसका जुड़ गए तो दैट इज यौगिक हो गया वो। तो जब बड़े स्तर पर देखें तो वो यौगिक कहलाएगा और छोटे स्तर पर देखें तो वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। वही संबंध किसमें है, जो संबंध की परमाणु तत्व में है वही संबंध अणु और यौगिक में है। अब एक सवाल होता है कि O2 क्या है, O2 तत्व है या यौगिक है। तो O2 जो है O परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन यह 2 परमाणु एक जगह पर हो गया तो ये अणु हो गया। लेकिन यह तत्व यौगिक के परिभाषा में आएगा तो इसको हम तत्व ही कहते हैं, क्योंकि एक ही परमाणु से मिलकर बना है, एक ही प्रकार। इसलिए किताब में तुम देखोगे, एनसीईआरटी बुक में तुमको सारांश में पढ़ो तो उसमें इसको किसके श्रेणी में रखा गया, इसको तत्व के रूप में रखता है। O2, Cl2, H2 ये सब किसके रूप में रहेगा, तत्व, एलिमेंट हो गया ये। तो ये नोट डाउन कर सकते हो इसको। और इस प्रकार से ये परिभाषा तुमको तत्व यौगिक ये समझ में आ गया। अब मिश्रण क्या होता है तुम्हें, मिश्रण का मतलब क्या होगा, मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि किसी को किसी रूप में मिला दो कि बिना किसी अनुपात के। यौगिक में क्या होता है, तुमको एक निश्चित अनुपात में तत्व को मिलाना होता है।
अणुओं के समूह है। इसका दूसरा परिभाषा होता है इसका कि जब तत्व किसी निश्चित अनुपात में किसी में मिक्स करके बनाते हैं जिस पदार्थ को, पदार्थ का वह पदार्थ जो कि क्या चीज बनता है, एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिक में क्या होते हैं, तत्व का अनुपात, तत्व का अनुपात क्या होना चाहिए, इसमें निश्चित होना चाहिए। निश्चित अनुपात में जब संयोग करेंगे और निश्चित अनुपात में जब संयोग करेंगे तब यौगिक बनेगा, लेकिन इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं हो, जैसे तैसे अगर संपर्क कर गया तत्व या तुमको कोई परमाणु या अणु या तुमको क्या कहा जाए यौगिक, किसी भी चीज को अगर किसी भी अनुपात में मिक्सचर बन जाएगा। जैसे कि एक बर्तन, इसमें सोडियम रख दिए 5 ग्राम और कॉपर रख दिए 2 ग्राम, तो ये क्या परमाणु हुआ, ये क्या हुआ, ये मिक्सचर क्या बन गया तुम्हारा, एक मिश्रण हो गया। इसमें किसी निश्चित अनुपात में नहीं है तो ये यौगिक नहीं हो सकता है। तो जब कोई निश्चित अनुपात नहीं हो तो ये तत्व का भी मिश्रण हो सकता है, ये यौगिक का भी मिश्रण हो सकता है। तो मिश्रण किसी भी चीज का जिसमें कोई अनुपात का पालन ना करे वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो इस तरह से तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 3 तुमको था पदार्थ का। और परमाणु अणु से ये कैसे रिलेटेड है वो भी समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा इस लेक्चर में तुमने ये भी देख लिया कि ठोस, द्रव और गैस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये सब बातें, ये सब टॉपिक तुमने इसमें देखा। और इसके अलावा जो है तुमको पदार्थ का जैसे है, तुमको पदार्थ का तुमको जैसे कि तुमको कुछ गुण हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मिटा रहे हैं। पदार्थ का जैसे तुमको है कि कुछ गुण है, जैसे द्रव्यनांक, क्वथनांक, इसे तो बताया अभी। अब जैसे एक द्रव्यमान है, पदार्थ के गुण में जैसे द्रव्यमान है, आयतन, घनत्व तुम्हारा है, ताप, इन सब के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये तुमको ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा देखोगे तो तुमको जो शुरुआती में है पदार्थ के गुण से पहले उसको उतना दूर तक पढ़ लोगे। इसके बाद तुम्हारा जो लेक्चर, तुम्हारा इसका जो लेक्चर जो है तुम्हारा इस चैप्टर का जब आएगा अब तुम्हारा, तो सेकेंड लेक्चर में उसको शामिल कर लेंगे और उसमें और जुड़ा हुआ कुछ चीज़ रहेगा जैसे कि मोल वगैरह के बारे में, तो उसकी चर्चा की जाएगी। या कुछ उसमें है, उसमें कैसे जोड़ घटाव किया जाए इसके बारे में पता करते हैं। तो जो भी तुम किताब से इसको पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो, इसमें कोई भारी काम चीज़ नहीं, पहले से ही पढ़ते आए हो। तो इसके साथ वीडियो क्या करें, समाप्त कर रहे हैं।